हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर ऑफिशियल में। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य का दूसरा भाग, जिसमें हम देखेंगे मौर्यकालीन प्रशासन को देखेंगे, सामाजिक व्यवस्था को देखेंगे, अर्थव्यवस्था को देखेंगे, मुद्रा व्यवस्था क्या थी, यहाँ की कला क्या थी, अशोक के अभिलेख जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इससे पीछे मेरी 11 क्लासें हो चुकी हैं इतिहास पे और बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है। एक एक क्लास आप देखोगे ना तो आपको लगेगा पूरे यूट्यूब के इतिहास में ऐसा तो किसी ने पढ़ाया ही नहीं है। वो शानदार तरीके से सारी चीज़ें बड़ी डिटेल्ड में है और यहाँ से आप किसी भी एग्जाम के लिए अब तैयार करते हो ना अपने आप को, तो हर जगह का आपका क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को यहाँ से। और ये सारे टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिए। क्या प्राचीन इतिहास के स्रोत पढ़ाए हैं, प्रागैतिहासिक काल जिसमें हमने पाषाण काल को, तीनों पाषाण काल हमने पढ़ाए हैं, ताम्र पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दी हैं। महाजनपद मैंने पढ़ा दिया है और मैंने क्या है, मगध का उत्कर्ष, सिकंदर का आक्रमण और मौर्य साम्राज्य हम पढ़ रहे हैं। और ये आज की क्या है, 12वीं क्लास है आज की। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य की विशेषताएं हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये सारी विशेषताएं आपकी हैं मौर्य साम्राज्य की, प्रशासन की, समाज की, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं प्रशासन व्यवस्था पे कि प्रशासन किस तरीके का था। मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था को पढ़ते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछी जाती है बात वो क्या है, मौर्यों का जो प्रशासन था ना, वो भारत की प्रथम केंद्रीकृत प्रशासन व्यवस्था थी। ये फैक्ट याद रखना, प्रथम केंद्रीकृत क्या थी, आपकी प्रशासन व्यवस्था थी। केंद्रीय प्रशासन में क्या होता था, राजा होता था। उसके बाद प्रांतीय प्रशासन होता था जिसमें कुमार होते थे, जो राजकुमार होते हैं या उनको आर्यपुत्र कहते हैं या उनको राष्ट्रिक भी कहा जाता था। ठीक है, मंडल होता था उसके नीचे जिसको हम प्रादेशिक कहते थे या प्रदेष्टा कहते थे। मंडल का जो अध्यक्ष होता था, जो हेड होता था, उसको हम प्रादेशिक या प्रदेष्टा कहते थे। विषय या आहार मंडल के नीचे होता था, इसको हम विषयपति या आहारपति कहते थे। उसके नीचे ग्राम प्रशासन होता था जिसको हम ग्रामणी कहते थे। तो क्या है, केंद्र में केंद्र होता था यानी कि राष्ट्र होता था, उसके नीचे प्रांत होता था, उसके नीचे मंडल, फिर आपका क्या है विषय या आहार, फिर उसके नीचे आपका ग्राम प्रशासन। आगे बढ़ते हैं तो हम चीजें क्या देखते हैं, जो केंद्रीय प्रशासन है ना, उसका थोड़ा परिचय देख लेते हैं। तो इसका देखिए क्या है, संपूर्ण प्रशासन का जो प्रमुख होता था वो राजा ही होता था और राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी और उस मंत्री परिषद में कुछ प्रमुख मंत्री हुआ करते थे, जैसे कि पुरोहित, युवराज, सेनापति, ये प्रमुख मंत्री हुआ करते थे। और ये नियुक्ति जो इनकी थी ना, वो परीक्षण के बाद होती थी। इनका टेस्ट होता था, इनका एक तरीके से एग्जाम होता था और वो अगर ये एग्जाम में पास होते थे तो क्या होता था, इनका यहाँ पे अपॉइंट किया जाता था। और यहाँ पे क्या है ना, चाणक्य का एक सप्तांग सिद्धांत देखने को मिलता है। चाणक्य का सप्तांग सिद्धांत जो कि आपका क्या प्रशासन से जुड़ा हुआ है। इन्होंने क्या बताया है, शरीर के 7 अंगों के समान आपका क्या है, प्रशासन होता है। क्या बताया इन्होंने, सबसे जो प्रमुख होता है बताया कि राजा जो है प्रमुख होता है, हेड होता है। जैसे हमारा शरीर है ना, तो हमारे शरीर में क्या है, सबसे हमारा हेड है, उसमें हमारा दिमाग है। तो राजा क्या होता है ना, ये क्या होता है, हेड होता है। और अमात्य जो होता है, जो मंत्री होते हैं, वो होता है उसकी आंख होता है। जनपद जो कि क्षेत्र, जनसंख्या से जनपद जो होता है, मतलब जनपद एक तरीके से जो क्षेत्र है ना, ये इन्होंने बोला है, उसको हम क्या कहते हैं, क्षेत्रीय जनसंख्या कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, फीट भी कहते हैं। दुर्ग मतलब जो किले होते हैं, बाह, इनको हमने क्या बोला है, बाह बोला है। कोष, ये धन या मुख को हमने क्या बोला है, कोष बोला है। सेना, ये क्या होती थी, मस्तिष्क काम करती थी। और मित्र, ये क्या होते हैं, कान। और ये 7 चीजें बताई हैं चाणक्य ने, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रशासन में। ये अगर इनमें से कोई भी चीज कमजोर पड़ी ना तो क्या होगा, आपका प्रशासन जाएगा, आपका क्या है ना, शासन पे हमला होगा ही होगा। अगर आपका एक भी इनमें से कमजोर हुआ, अगर धन आपके पास नहीं है तो आप सेना कैसे रख पाओगे, और अगर सेना आपके पास है और उस पर आप धन खर्च नहीं कर पा रहे हो ना, तब भी आप क्या हो, सेना आपकी कमजोर पड़ जाएगी। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। चाणक्य ने ये सप्तांग सिद्धांत इसमें बताया था। जैसे कि मित्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है, क्योंकि एक राज्य का दूसरे राज्य से मित्रता होना बहुत जरूरी, क्योंकि अगर कोई तीसरा राज्य हमला करता है तो 2 राष्ट्र मिलकर भी उससे लड़ सकते हैं। ये मित्रता बहुत जरूरी है और इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम मित्रता के जरिए बहुत सारा साम्राज्य विस्तार कर सकते हैं। अब देखिए, पड़ोसी का हमेशा दुश्मन होता है,
जैसे कि भारत का दुश्मन पाकिस्तान है, चाइना है, तो पड़ोसियों से पड़ोसियों की नहीं बनती है। लेकिन और ये मतलब ये देश के लिए नहीं, आप अपने पास देख लो, अपने आसपास में देख लो, जो आपका बिल्कुल जिसकी दीवार आपसे लगी हुई होगी ना, उससे आपकी बिल्कुल भी नहीं बनती होगी, बल्कि और लोगों से आपकी बनती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है चाणक्य का सप्तांग सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें जो मुख्य अधिकारी होते थे उनको हम क्या कहते थे? तीर्थ कहते थे। जो मुख्य अधिकारी थे उनको तीर्थ कहा जाता था, और इनको महामात्य या तीर्थ कहा जाता था, महामात्य या फिर तीर्थ भी कहा जाता था। और इनकी संख्या 18 थी, जिनमें से मैंने कुछ इंपोर्टेंट आपके यहाँ पे लिख रखे हैं जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि मंत्री, ये क्या होता था इनका कार्य? प्रधानमंत्री का। पुरोहित, ये धर्माधिकारी होते थे। युवराज, ये राजा का उत्तराधिकारी होता था। समाहर्ता, ये राजस्व अधिकारी होता था। क्या होता था? राजस्व का अधिकारी होता था। सन्निधाता, ये राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। प्रदेष्टा, इसको फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश कहते थे, और व्यावहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश कहते थे। ठीक है, और क्या है? अध्यक्ष, इसमें अध्यक्ष क्या है? अध्यक्ष या मजिस्ट्रेट। अध्यक्ष मंत्रियों के निरीक्षण में कार्य करते थे, जिनकी संख्या शास्त्र में बताई गई है 27 है। कहीं कहीं पे 26 भी मिलती है, लेकिन ज्यादातर क्या बताया जाता है? कितने अध्यक्ष हुआ करते थे? 27 हुआ करते थे। जैसे कि सीता अध्यक्ष, ये राजकीय कृषि जो होती थी ना, उसकी देखभाल करता था। और जो होता है आपका शुल्क अध्यक्ष, ये व्यापारिक कर का अध्यक्ष होता था, व्यापार पे जो कर लेना है उसका शुल्क अध्यक्ष। लक्षणा अध्यक्ष, ये टकसाल का आपका अध्यक्ष होता था, लक्षणा अध्यक्ष। नभा अध्यक्ष, ये पशु निरीक्षक होता था। और आपका मुद्रा अध्यक्ष, ये राजकीय चिन्ह या मुद्रा या पासपोर्ट, इन सारी चीजों का इसके पास ये होता था। अकरा अध्यक्ष, ये खानों का अध्यक्ष होता है, जो खाने खदानें होती है ना, खुदाई वगैरह, उनका अध्यक्ष। एक आपका पौतबा अध्यक्ष होता है, जो नाप तौल तराजू का अध्यक्ष होता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका क्वेश्चन बनता है। कई बार एग्जाम में मैंने खुद देखा है कि इससे क्वेश्चन बनता है। पौतबा अध्यक्ष ये नापतौल विभाग का होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, प्रांतीय प्रशासन में देख लीजिए। प्रांतीय प्रशासन में क्या है? प्रांत 5 भागों में विभाजित होता था, और वो 5 आपके भाग कौन कौन से, तो वो भी देख लीजिए। और जो प्रांतों का जो प्रमुख होता था ना, वो कुमार, राष्ट्रिक या फिर आर्यपुत्र, मैंने आपको बता ही दिया। प्रांत को क्या कहते थे? चक्र कहते थे। प्रांत को चक्र कहते थे। सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी, और प्रांतों में मैंने बताया आर्यपुत्र, राष्ट्रीय ये होते थे। इनको राज्यपाल भी कहा जाता था। ठीक है, सुसीम जो कि तक्षशिला का आपका गवर्नर था, राज्यपाल था। अवंती का राज्यपाल आपका अशोक था। अब देखिए, वो 5 जो भाग हमने विभाजित किए वो देखिए। एक तो प्रांत, इधर राजधानी है, तो उत्तरापद एक आपका क्या था? भाग था, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। दक्षिणापद, इसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र थी, और कलिंग की आपकी क्या थी? तोसली। ये आपके 5 भागों में विभाजित था आपका पूरा का पूरा प्रांतीय प्रशासन। ठीक है, अब देखिए नगर प्रशासन आप देख लीजिए। नगर प्रशासन में क्या होता था? जानकारी मिलती है मेगाथनीज की इंडिका से, और नगर का जो प्रमुख होता था उसको हम कहते थे एस्टिनोमोई। क्या कहते थे? एस्टिनोमोई। और नगर का प्रशासन 30 सदस्य होते थे 6 समितियों में। 6 समितियां होती थी और 30 सदस्य होते थे, यानी कि एक समिति में आपके 5 सदस्य होते थे। ठीक है, अब देखिए समिति और उसके कार्य। पहली समिति औद्योगिक तथा कलात्मक उत्पादन का काम करती थी। दूसरी समिति विदेश मामले देखती थी। तीसरी समिति जन्म और मृत्यु का जो पंजीकरण होता था वो करती थी। चौथी जो समिति थी वो व्यापार वाणिज्य का विनियमन करती थी, मतलब उन पे रेगुलेशन वगैरह उनका पूरा का पूरा देखती थी। पांचवी क्या करती थी? माल के निर्माण पर जो मैन्युफैक्चरिंग वाला सेक्टर था उसको देखती थी। छठी समिति क्या करती थी? कर वसूलती थी, टैक्स कलेक्शन करती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुप्तचर व्यवस्था देखते हैं। प्रशासन में जो गुप्तचर व्यवस्था होती है उसको देख लेते हैं। प्रमुख आपका सर्व महामात्य होता था। गुप्तचरों का जो प्रमुख होता था वो सर्व महामात्य होता था। और गुप्तचर को क्या कहते थे? गूढ़ पुरुष या सुबह कहते थे। क्या कहते थे? गूढ़ पुरुष या सुबह। और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक अपने संस्था के द्वारा काम करते थे, एक आपके संरचना के द्वारा काम करते थे। जो संस्था के द्वारा काम करते थे ये संस्थाओं के माध्यम से, और ये भ्रमणशील होते थे, चल के देखते थे, मतलब ये लगा दिए जाते थे और निगाह रखते थे। कोई ऐसा तो नहीं है जो जासूसी कर रहा है, ऐसा तो नहीं है कोई ऐसा है जो हमारे राज्य के खतरे के लिए हमारे लिए जिम्मेदार बन जाए। तो ये सारी चीजें होती थी। अब देखिए यहाँ पे टैक्स कलेक्शन राजस्व व्यवस्था क्या थी।
आय का जो प्रमुख स्रोत था ना वो भू राजस्व था, कलेक्शन था, टैक्स का कलेक्शन ही था। भूमि जो थी वो 3 प्रकार की थी, सीता जो कि सरकारी भूमि थी, भाग जो कि निजी भूमि थी, अधेम मात्रक ऐसी भूमि जो बिना वर्षा के भी अच्छी मतलब फसल दे देती थी, मतलब ऐसी जगह होती जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी लगभग बना ही रहता होगा, तो ऐसी जगह होती होगी। अब देखिए भूमि का कर भी था, भूमि पर भी कर था। उत्पादन का क्या था, 1/6, ये तो कौटिल्य ने बताया है। 1/4 ये आपका मेगस्थनीज ने बताया, लेकिन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्या रहेगा, कौटिल्य वाला रहेगा, क्योंकि कौटिल्य भारत के थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बिक्री कर मूल्य का 10वां भाग, बिक्री कर जो था मूल्य का 10वां भाग था, यानी कि 10% था। अन्य कर भी थे, जैसे कि रज्जु था, ये भूमि की माप पर कर लगाया था। बलि ये धार्मिक कर था, जो कि देना ही देना था। विविध आपका चारागाह का कर था। ये बहुत सारे कर थे। और बताते हैं अकाल के समय राहत भी मिलती थी, अगर कहीं पे अकाल पड़ गया तो ऐसा नहीं कर देना ही देना है, फिर माफी भी मिलती थी, कर माफ भी कर दिए जाते थे। ठीक है, आगे देखते हैं सैन्य व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था में क्या है, नायक जो होता था, सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी आपका क्या कहलाता था, नायक कहलाता था। जस्टिन का विवरण देखिए, कहते हैं कि कुल सैनिक जो थे वो 6 लाख थे इनकी सेना में, और 50,000 आपके अश्वारोही थे, मतलब घुड़सवार थे, 9,000 हाथी थे, 8,000 रथ थे। इसे लुटेरों की सेना भी कहा गया था। जस्टिन ने कहा ये तो लुटेरों की सेना है। पश्चिमोत्तर भारत पर अधिकार इन्होंने किया था, तभी तो इनको लुटेरों की सेना कहा गया था, क्योंकि इन्होंने पूरे के पूरे पश्चिम उत्तर भारत पे अधिकार कर लिया था। ठीक है, अच्छा प्लिनी क्या कहते हैं, प्लिनी ने कहा है 6 लाख पैदल इन्होंने भी बताए हैं, और इन्होंने क्या कहा 30,000 इनके क्या थे, घुड़सवार थे, जबकि इन्होंने 50,000 बताए थे, इन्होंने 30,000 बताए थे। 9,000 हाथी इन्होंने भी बताया, 9,000 हाथी इन्होंने भी बताया। सबसे बड़ा जो अधिकारी होता था वो आपका सेनापति होता था। ठीक है, सेना का नेतृत्व किसके द्वारा होता था, वो तो नायक के द्वारा होता था, और वो जो नायक होता था वो सबसे बड़ा अधिकारी क्या होता था, सेनापति ही होता था, जिसका वेतन 48,000 फण था। ये एग्जाम में पूछा गया है कि मौर्य प्रशासन में सेनापति का जो वेतन था वो कितना होता था, तो 48,000 फण हुआ करता था। और यहाँ की जो मुद्रा थी ना वो पण में मापी जाती थी, पण इसकी मुद्रा कहलाती थी। अन्य अधिकारी जैसे कि आयुधगारा अध्यक्ष, नभा अध्यक्ष, ये भी आपके क्या थे, अन्य आपके अधिकारी हुआ करते थे। मेगस्थनीज बताते हैं कि सेना 6 समितियों में थी, प्रत्येक में 5 आपके हुआ करते थे। ठीक है, 6 समितियों में थी और प्रत्येक में 5 आपके सदस्य होते थे, यानी कि यहाँ पर भी 30 आपके क्या है, सदस्य होते थे समिति। और यहाँ पे आपकी क्या है, उनके कार्य, जो सेना आपकी है ना उसके बात है। पहली समिति ये नेवी की देखती थी, नेवी यानी जल सेना की व्यवस्था करती थी। दूसरी समिति सामग्री यातायात रसद की व्यवस्था करती थी। तीसरी समिति क्या करती थी, पैदल सैनिकों की व्यवस्था करती थी। चौथी समिति अश्व सेना के लिए जिम्मेदार थी। 5वीं सेना गज सेना की व्यवस्था करती थी, और 6ठी सेना रथ सेना की व्यवस्था करती थी। ठीक है, तो ये आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं, न्याय प्रशासन देख लेते हैं। सर्वोच्च जो न्यायालय था वो राजा खुद हुआ करता था। जनपद न्यायालय में राजुक, जिनको अशोक द्वारा नियुक्त किया गया था, राजुक। ग्राम का जो प्रशासन था वो ग्रामणी के द्वारा देखा जाता था। कठोर न्याय और दंड की व्यवस्था थी, अगर आपने कोई गुनाह किया है तो उसकी सजा आपको निश्चित तौर पे मिलती थी। कठोर न्याय था यहाँ का। और कौटिल्य ने 2 न्यायालयों की बात की है, तो धर्मस्थीय न्यायालय जिसको दीवानी न्यायालय कहते हैं, इसको धर्मस्थ या व्यवहारिक भी कहा जाता है। एक आपका कंटक शोधन जिसको हम फौजदारी, और इसका जो हेड होता था या इसको हम क्या कहते थे, प्रदेष्टा भी कहते थे। इसका हेड प्रदेष्टा होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ की मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था देख लेते हैं कि समाज किस तरह का था। तो समाज में देखिए वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। कौटिल्य ने शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया, यानी कि उनको अधिकार दिया, उनको अच्छी स्थिति में बताया, अच्छे उनका सम्मान से बात की उनसे। कौटिल्य ने राजा को धर्म प्रवर्तक अर्थात सामाजिक व्यवस्था का संचालक कहा। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। वो 7 वर्ग आपके क्या थे, दार्शनिक था, किसान था, अहीर था, कारीगर था, सैनिक था, निरीक्षक था, सभासद था। ये 7 वर्ग इन्होंने बताए थे कि भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित है। और ये 7 वर्ग दार्शनिक है, किसान है, अहीर है, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद।
स्त्रियों का पुनर्विवाह करने का अधिकार इन्होंने बताया दिया है कि यहाँ पे अधिकार था। ये विधवा विवाह भी होते थे, नियोग प्रथा भी चल रही थी, गणिकाएं हुआ करती थी। गणिकाएं वेश्या, जो वेश्या होती है ना, उनको हम गणिकाएं कहते थे, और ये स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करती थी। और ऐसी स्त्रियों को हम क्या कहते थे? रूप जीवा, यानी अपने रूप की वजह से अपनी जीविका को कमाती थी, तो इनको रूप जीवा कहते थे। शिक्षा का केंद्र एक तक्षशिला मिला है, तो ये तक्षशिला को आप याद रखना, ये सामाजिक व्यवस्था यहाँ की थी। अर्थव्यवस्था में देखते हैं क्या था। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि प्रधान थी, कृषि पे आधारित थी। सर्वश्रेष्ठ जो फसल थी वो धान थी, उसके बाद जो बुरी फसल थी वो गन्ना थी। सिंचाई के लिए मंडलकूप, रिंगबेल्स का प्रयोग हुआ करता था। और क्या बोलते हैं, प्रमुख उद्योग सूत की कताई, बुनाई, रेशम उद्योग, ये सारे उद्योग चल रहे थे। व्यापार वाणिज्य का सर्वोच्च अधिकारी पढ़या अध्यक्ष हुआ ही करता था। और प्रमुख 4 व्यापारिक मार्ग बताए हैं, जिसमें आपके क्या है, स्थल मार्ग 2 हैं, उत्तरापथ और दक्षिणापथ। ये जो उत्तरापथ है ये बंगाल से लेके पेशावर तक था, पाकिस्तान के पेशावर तक। और जो आपको दक्षिणापथ है ये श्रावस्ती से लेके प्रतिष्ठान तक था। ठीक है। जलमार्ग जो भड़ौच से लेके, यानी कि भ्रगुकच जो मथुरा में भड़ौच पड़ता है ना, वो मथुरा बोलते हैं, गुजरात के भड़ौच से लेके मथुरा तक था। ताम्रलिप्ति जो था ये तामलुक, ये भी एक आपका क्या था, मार्ग था, व्यापारिक मार्ग था। और कौटिल्य ने जलमार्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया है। विनिमय, यहाँ जो विनिमय का जो माध्यम था ना, वो चांदी के सिक्के थे, पंचमार्क, जिनको हम पण कहते थे। यहाँ की जो मुद्रा थी वो पण हुआ करती थी। मापन की इकाई क्या थी? द्रोण थी। और अनाज आपका क्या था? द्रोण, इसमें अनाज आपका क्या है, मापन हुआ करता था। और निवर्तन, इससे भूमि माप की जाती थी। निवर्तन में क्या करते थे हम? भूमि माप करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मौर्यकालीन मुद्रा को देख लेते हैं। तो मुद्रा में क्या है, देखिए, मौर्य काल में मुद्रा का प्रचलन था। क्या था? मुद्रा का प्रचलन था। और यहाँ की जो मुद्रा व्यवस्था है ना, मुद्रा व्यवस्था या राजकीय टकसाल का जो नियंत्रण था वो लक्षणाध्यक्ष के पास था। राजकीय मुद्रा पण थी। मुद्रा निर्माण और संचालन पर राज्य का ही एकाधिकार होता था, ऐसा नहीं कोई और भी बना सकता, केवल राज्य के पास ही हक था कि वो मुद्रा का निर्माण करे। सिक्के, जिनको हम आज सिक्के कहते थे, मौर्य काल में बड़ी संख्या में मिलते हैं। और इन पर क्या था? सूर्य का, चंद्र का, पीपल, मयूर, बैल, सर्प, इन सारी चीजों के एक तरीके से चित्र अंकित हुआ करते थे। अर्थशास्त्र में विस्तृत मुद्रा प्रणाली की जानकारी मिलती है। विभिन्न सिक्के जैसे पण है, सुवर्ण है, करसापण है, मासक है, काकड़ी है, अर्ध काकड़ी है, इस तरीके की आपके क्या है, ये सिक्के मिले हैं। और यहाँ की जो मुद्रा थी वो पण कहलाती है। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, जो सोने के सिक्के थे उनको हम निष्क और सुवर्ण कहते थे। चांदी के सिक्के को पण, करसापण, धरण और शतमान कहते थे। तांबे के सिक्के मासक और काकड़ी कहलाते थे। ठीक है। यहाँ पे देखिए, मैंने चांदी के सिक्के क्या है, पण है, अर्धपण है, पाद है, अष्टभाग है, ये आपके होते थे चांदी के। ठीक है। और आपके तांबे के मासक, अर्धमासक, काकड़ी और अर्ध काकड़ी, ये आपके होते थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं मौर्यकालीन जो कला है उसको समझते हैं। राजकीय जो कला थी, देखिए यहाँ पे राजकीय कला के बारे में देखिए कि इस तरह का उनका राजमहल हुआ करता था। चंद्रगुप्त का जो महल था ना, वो शानो शौकत का अद्भुत नमूना था। कहते हैं जिसका मुकाबला ना तो मूसा और ना ही एक बेतना कर सकते हैं। इतना शानदार, इतना खूबसूरत महल था, बताते हैं चंद्रगुप्त का, बहुत शानदार। वर्तमान में पटना के निकट फायान द्वारा इसको बताया गया, ये वर्तमान में पटना के निकट है। फायान द्वारा क्या बताया गया, ये महल मानव की कृति नहीं है, ये तो देवताओं के द्वारा निर्मित है। बताइए, ये तो देवताओं से निर्मित है, ये मानव के द्वारा निर्मित हो ही नहीं सकता, इतना शानदार। चंद्रगुप्त का महल ये है, ये पाटलिपुत्र नगर का इमेज है। तो ये आप देख सकते हैं कितना शानदार महल है, कितना शानदार आपका क्या है, नगर है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अशोक के स्तंभ देखिए, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग, पालिशदार स्तंभ, सारनाथ स्तंभ। सारनाथ स्तंभ जो है ना, सारनाथ स्तंभ लेख वाराणसी में आपको मिलता है। कहाँ पे मिलेगा? ये वाराणसी में। सारनाथ का जो स्तंभ रहेगा ये वाराणसी में, ये आप देख सकते हैं। और इस पे क्या रहा है, इस पे जो है ना, ये आपको चिन्ह मिलता है, जो आपने देखा होगा हमारे नोट पर भी ये मिलता है।
ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसके शीर्ष भाग में सिंह चतुर्मुख कहते हैं। इसके भाग को क्या कहते हैं, सिंह चतुर्मुख कहते हैं, क्योंकि इसमें 4 सिर हैं। और 4 सिर क्या है, मतलब 4 शेर हैं। कैसे हैं देखिए, एक आपका ये हो गया, एक ये और एक ये, और एक इसके बैक में आपका है उस साइड में। आप इसको जिधर से भी देखोगे एक जैसा आपको दिखाई देगा, ठीक है। और इसमें 4 जानवर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आपका यहाँ पे ये घोड़ा आपको देखने को मिल रहा होगा, ये देखिए आप लोग, कहाँ गया पेन, किधर गया, 1 मिनट। ये आप देखिए, ये आप देखिए यहाँ पे घोड़ा है, यहाँ पे और चीजें हैं, मतलब यहाँ पे 4 आपके पशु हैं। वो पशु मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से आपके क्या है यहाँ पे पशु हैं, कौन कौन से हैं। शेर है, हाथी है, घोड़ा है, बैल है, ये 4 आपके पशु मिलते हैं। जैसे शेर तो आपका यही वाला हो गया जो ऊपर है, और यहाँ पे आपको 3 और आपको जानवर देखने को मिलते हैं। और ये चारों जानवर आपको क्या है, दौड़ती हुई अवस्था में आपको देखने को मिलते हैं। 1950 में भारतीय मुद्रा का ये प्रतीक बना, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक बना। और मध्य भाग में 24 तीलियों वाला एक चक्र है। जैसे ये आपका चक्र दिख रहा है, ये 24 तीलियों वाला है। ये धर्म चक्र परिवर्तन का आपका क्या है, प्रतीक है। तो ये आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अशोक के स्तूप देख लेते हैं। 84,000 स्तूप बनवाए थे अशोक ने। परिभाषा क्या है अशोक के स्तूपों की, बुद्ध या बौद्ध संतों की स्मृति में, बुद्ध या बौद्ध संतों की स्मृति में उनके शरीर क्या है, उनके शरीर के अवशेष, जैसे अस्थियां हुई, दांत हुए, प्रयुक्त वस्तुएं हुई, उनसे हम क्या बनाते थे, स्तूपाज बनाते थे। उनमें यही चीजें आपको देखने को मिलेंगी स्तूपाज में। प्रथम जो उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। इसको क्या बताया गया ऋग्वेद में, इसका अर्थ होता है ढेर से, मतलब एक ढेर है ये। प्राचीन स्तूप आपका क्या है, पेपरहवा का स्तूप है। सांची का स्तूप आपका क्या है, रायसेन जिला में है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। अशोक द्वारा निर्मित आपका है 1818 में टायलर द्वारा इसको खोज लिया गया था। 3 स्तूप आपके इसमें शामिल हैं, जैसे कि महास्तूप हुआ, काला स्तूप हुआ, और तीसरा स्तूप आपका क्या है, सारिपुत्र और महामोद गलायन के अवशेष इसमें मिलते हैं, ठीक है। जो महास्तूप है इसमें भगवान बुद्ध के अवशेष, पुष्यमित्र शुंग ने इसकी वेदिका को पत्थर का बनवा दिया था। ये वाली जो वेदिका है, इसकी जो वेदिका है बाहर की, ये पत्थर की है। काला स्तूप ये अशोक कालीन धर्म प्रचारकों के अवशेष इसमें मिलते हैं, ठीक है। और तीसरे स्तूप में क्या, सारिपुत्र और महामोद गालायन के अवशेष इसमें मिलते हैं, जो कि बौद्ध विद्वान होते हैं। आगे देखिए, एक आपका भरूच का स्तूप मिलता है, बहुत फेमस है। अशोक ने इसकी नींव रखी, लेकिन इसका पूर्ण किसने कराया था, पुष्यमित्र शुंग ने इसको पूर्ण कराया था। 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसको खोजा था। लाल बलुआ पत्थर इसमें प्रयोग हुआ है, ठीक है। अशोक के जो स्तूप है ना, मतलब इसने स्तूप जो बनवाए हैं उनकी विशेषताएं देख लीजिए। संरचना क्या थी, ये एक अर्ध वृत्ताकार आपका क्या था, इसकी संरचना थी, जो कि मिट्टी के गोलार्ध के रूप में आपका दिखता था। ये एक पवित्र सामग्री थी। जैसे ये आपका क्या है, ये अर्ध गोला ही तो है, लेकिन ये क्या है, ये गोला भी है और आपका अर्ध वृत्ताकार भी है, ठीक है। और ये अंड कहलाती थी, ये जो सामग्री है ये अंड कहलाती थी, ठीक है। अब अंड के ऊपर एक छज्जे जैसी संरचना होती थी, जिसे हर्मिका कहते थे। ये वाली जो है ना, ये वाली जो संरचना है, ये आपकी हर्मिका कहलाती थी। और हर्मिका से एक मस्तूल निकला होता था, जिसे यष्टि कहते थे। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं। ये देखिए, यहां से एक ये निकला हुआ है, इसको हम क्या कहते थे, यष्टि कहते हैं। ये देखिए, यहां से ये एरो गया इधर को, ये यष्टि कहते हैं। और इस पर जो ये 3 आपकी क्या थी, ये छतरियां थी, 1, 2 और 3, इनको हम क्या कहते थे, छतरियां कहते थे या छत्र कहते थे, ठीक है। तो ये आप याद रखना, इनको क्या कहते थे, छतरियां या छत्र हम कहते थे। यष्टि पर क्या है, 3 छतरियां लगी होती थी। चारों तरफ घूमने के लिए प्रदक्षिणा पथ था, ये आपका क्या था, प्रदक्षिणा पथ हुआ करता था, ठीक है। और संपूर्ण संरचना के बाहर एक वेदिका होती थी, ये आपकी क्या है, वेदिका है बाहर की। तोरण आपका प्रवेश द्वार आपका क्या कहलाता था, तोरण कहलाता था। और ये आपकी मेदी कहलाती थी, ये वाली संरचना आपकी मेदी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्तूप की आपकी क्या है विशेषताएं, अंड ये शांति का प्रतीक था, पवित्र सामग्री थी, जो आपका गोलाकार भाग था। हर्मिका देवताओं का घर या पवित्रता का प्रतीक था। वेदिका स्तूप के चारों तरफ बना हुआ एक घेरा था, जो पवित्र भूमि का प्रतीक था।
जो कि पवित्र स्थल से सामान्य दुनिया को अलग करता था। ठीक है। छत्र ये बुद्ध के विचारों और शिक्षाओं का प्रतीक था। श्रद्धा, सम्मान और उदारता, इसको ये दर्शाते हैं छत्र। 3 छत्रियां हैं, तो श्रद्धा, सम्मान और उदारता को दर्शाते हैं। तोरण ये प्रवेश द्वार था। स्तूप के चारों ओर बने प्रवेश द्वार चारों दिशाओं में बुद्ध के संदेश को फैलाते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अशोक के अभिलेख, ये अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ से हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे जिसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अशोक के यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं, अभिलेख से ही। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे शांति से पढ़िए। इसके शिलालेख थे, स्तंभ लेख थे, गुहा लेख थे। दीर्घ शिलालेख आपके 14 हुआ करते थे और लघु शिलालेख 13 हैं और पृथक शिलालेख भी हैं। ठीक है। और दीर्घ स्तंभ लेख 7 हैं और लघु स्तंभ लेख आपके 5 हैं। 3 आपके क्या हैं, गुहा लेख हैं। देखिए अशोक का जो इतिहास है ना, वो हम अभिलेखों के आधार पर ही डिसाइड करते हैं, उसके अभिलेखों के आधार पर ही हम तय करते हैं। अशोक पहला भारतीय राजा था जिसने अभिलेखों के माध्यम से जनता को सीधे संबोधित किया। हालांकि जो अभिलेख हैं इनकी जानकारी सबसे पहले मैं बताता हूं, चंद्रगुप्त के बारे में भी मिलते हैं। कुछ अभिलेख आपके चंद्रगुप्त के भी मिलते हैं। ठीक है। लेकिन जो आपका क्या है ना, अशोक का क्या है ना, ये पहला राजा था जिसने इसके द्वारा अपना क्या किया था, सारा कुछ किया था। अभिलेखों की जो खोज है वो टी फैनथेलर ने की थी 1705 में। जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ा था 1837 में। जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ा था। टी फैनथेलर ने खोज कर ली 1750 में, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और पढ़ा था तो बताया था कि इनकी जो भाषा है ना, भारत में जो भाषा है वो ब्राह्मी है, पाकिस्तान और उसमें जो भाषा है वो आपकी खरोष्टी है, और जो अफगानिस्तान में वो आपकी अरेमाइक है, और जो ग्रीक एशिया वाला जो आपका है, तुर्की वाला, वो आपका क्या है, उसकी ग्रीक आपकी लिपि है। ठीक है। ये इनकी लिपियां थी। अब ये देखिए 14 जो इनके बृहद शिलालेख हैं उनको एक बार देख लीजिए। पहला शिलालेख आपका क्या है, इसमें क्या कहा गया, पशु बलि की निंदा की है इसने। अहिंसा, समस्त प्रजा हमारी पुत्र है, ऐसी बात इससे करता है। पहली उसमें क्या करता है, हत्या के बारे में बात करता है कि पशु की हत्या नहीं करना है, समाज सारी की सारी प्रजा हमारी संतान है, ये बताते हैं। दूसरे में क्या कहते हैं, पशु एवं मानव चिकित्सा की बात करते हैं, समाज के कल्याण की बात करते हैं। कहते हैं हॉस्पिटल्स होने चाहिए पशुओं के लिए, मानव के लिए। और इसमें ही आपका चोल, चेर, पांड्या, सतीपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपर्णी नामों का उल्लेख मिलता है। जो दक्षिण राज्य हैं, दक्षिण के राज्य क्या है, चोल, चेर, पांड्या, सतीपुत्र, केरलपुत्र, इनका नाम भी मिलता है। किसमें, दूसरे वाले में। ठीक है। तीसरा क्या कहता है, इसमें अधिकारी हैं रज्जुक, यक्तुक और प्रदेशक। रज्जुक, यक्तुक और प्रदेशक, इनकी जानकारी मिलती है। प्रत्येक 5 वर्षों में भ्रमण करते थे। माता पिता की सेवा, ब्राह्मणों के प्रति उदारता, ये इसमें ऐसा कहते हैं। चौथे में क्या है, भेरी घोष की जगह इन्होंने क्या किया था, भेरी घोष की जगह धम्म नीति को अपनाया, ये इन्होंने बात की। चौथे में क्या है, इन्होंने युद्ध नीति को त्याग के और धर्म की नीति पे आ गए थे। 5वां आपका क्या है, धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी और उनके कार्यों की चर्चा की गई है। छठा क्या है, इसमें आत्मनियंत्रण की बात की गई है। क्या कहा है, यदि जन कल्याण की बात हो तो प्रतिवेदक मुझे अवश्य अवगत कराएं, चाहे मैं भोजन कर रहा हूं या शयनगार में हूं या किसी भी हालत में हूं, वो मुझे तुरंत आके बताएं, मैं जनता के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा, सर्वत्र प्रजा कार्य करूंगा, ऐसा इन्होंने कहा है। सब लोगों का हित करना मेरा पहला कर्तव्य होगा, ये छठे में इन्होंने कहा है। किन्होंने, आपके अशोक ने कहा है। 7वां क्या कहता है, 7वां अभिलेख शिलालेख, इसमें धार्मिक समन्वय की बात करते हैं, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की बात करते हैं, धार्मिक सहिष्णुता। 8वां क्या कहता है, 8वें में क्या कहा गया, धम्म यात्राएं इन्होंने की, जैसे ये लुम्बिनी गए, जैसे ये बोध गया गए, निगाली सागर गए, विभिन्न इन्होंने लोगों से संपर्क किया। 9वां क्या है, सच्ची भेंट, सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वां क्या कहता है, अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी जनता के हित में सोचें। 11वां अभिलेख क्या कहता है, शिलालेख, धम्म नीति की व्याख्या की गई है, बड़ों का आदर, पशु हत्या पर रोक और आपकी क्या है, मित्रों के प्रति उदारता। 12वां क्या कहता है, इसमें सभी संप्रदायों के लिए बीच धार्मिक सहिष्णुता का निवेदन किया गया है। जो 13वां है, ये सबसे बड़ा आपका है, सबसे बड़ा आपका शिलालेख है, कलिंग युद्ध की जानकारी,
अशोक के समीपवर्ती राज्यों की जानकारी, जैसे कि कंबोज हुआ, कांधार हुआ, राष्ट्रिक, भोज, पितनकी, आंध्र, नाबक, नाबपक्ति, परिदिमेश, इनकी बात आपके करते हैं। इनमें मतलब इन सारी चीज़ों की जानकारी देते हैं। 5 यूनानी शासकों का भी जिक्र मिलता है, जैसे कि एंटियोकस, फिलाडेल्फस, टालमी, एंटीगोनस मकदूनिया का, और मगध सेरियन का, अलेक्जेंडर, एपिरस, ये सारी चीज़ें जानकारी देते हैं। जो 14वां है इसमें सद्भावना की बात की गई है, तो ये आप याद रखना। अब हम देखते हैं इसके जो 13 लघु आपके शिलालेख हैं वो देख लीजिए। इनके आपको पता होना चाहिए कहाँ पे हैं। जैसे कि आपका रूपनाथ है, ये आपका एमपी में, गुर्जरा आपका एमपी में है, सहसराम आपका बिहार में है, सासाराम जिला में, बाबरू आपका राजस्थान में है, जयपुर में, मास्की आपका क्या है, कर्नाटक के रायचूर में है, ब्रह्मगिरी आपका जो शिलालेख है वो भी कर्नाटक के चित्तलदुर्ग में है, सिद्धपुर ये आपका ब्रह्मगिरी चित्तलदुर्ग में है, और आपका क्या है क्या है जंतिग्रामेश्वर, क्या है जतिग्रामेश्वर आपका, ये भी ब्रह्मगिरी में है, पश्चिमी क्षेत्र में। एरगुड्डी आपका कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है, कर्नूल में। गोभी मठ मैसूर में, कोपवल में है। पाल किंगुंडू आपका क्या है, गोभी मठ समीपवर्ती क्षेत्र में है। राजुल मद्दागिरी ये आपका आंध्र प्रदेश में, कर्नूल में। अरोरा अभिलेख आपका कहाँ पे, मिर्जापुर में है। तो ये आप याद रखना शिलालेख हैं। अब देखिए कुछ पृथक आपके शिलालेख हैं, जैसे इसमें क्या बात करते हैं ये, इसमें अशोक कहता है कि समस्त प्रजा मेरी संतान है। देखिए बातें वो ही करेगा, क्योंकि आदेश तो वो ही है सबके लिए वही आदेश हैं। अशोक ने अपने महामात्यों से कहा कि निष्पक्ष न्याय करो, किसी को भी अकारण कैद या यातना ना दी जाए, सभी प्रांतों में प्रत्येक 5 वर्षों में महामात्य अधिकारी भेजूंगा। द्वितीय में कहता है कि समस्त प्रजा मेरी संतान है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब हम देखते हैं इसके दीर्घ स्तंभ लेख देखते हैं। अभी हमने क्या देखे, शिलालेख, अभी हम देखते हैं स्तंभ लेख। मेरठ स्तंभ लेख है, ये पहले तो मेरठ में था। एक आपका टोपरा स्तंभ लेख है, ये हरियाणा के टोपरा में था, और इनको दिल्ली में पहुंचा दिया किसके द्वारा, फिरोज तुगलक इनको उठा ले गया, मेरठ से उठा ले गया, और एक आपका टोपरा से उठा के ले गया। तो ये कहाँ रखे जाके आपके, ये दिल्ली में रखे जाके। एक आपका प्रयाग स्तंभ है, ये पहले कौशाम्बी में था, अकबर द्वारा इसको इलाहाबाद लाया गया। लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख, इसमें मोर का चित्र मिलता है। लौरिया अरारोजा स्तंभ लेख, रामपुरबा स्तंभ लेख, ये तीनों के तीनों आपके बिहार के चंपारण जिले में हैं। और ये जो रामपुरबा है ये 1872 में कार्लाइल ने खोजा था। बाबरू अभिलेख जो है ना, ये मध्य प्रदेश में है, और ये सबसे लंबा आपका है स्तंभ लेख, बहुत लंबा आपका स्तंभ लेख है ये, ठीक है। ये देखिए 5 लघु स्तंभ लेख। रुम्मनदेही स्तंभ लेख नेपाल में है, और लुम्बिनी की जो यात्रा की थी ना, लुम्बिनी धर्म यात्रा का विवरण इसमें मिलता है। 1/6 से इन्होंने क्या कर दिया था, 1/8 ये कर दिया था, टैक्स में थोड़ी इन्होंने राहत दे दी थी। जो 1/6 था उसको 1/8 कर दिया था, ठीक है। 6वें हिस्से में से एक हिस्सा देना होता था, कब 8वें हिस्से में से एक हिस्सा देना। निगाली सागर स्तंभ लेख नेपाल में है। कनक मुनि बौद्ध स्तूप का क्या है, कनक मुनि के बौद्ध स्तूप का परिवर्धन कराया। सांची स्तंभ लेख, ये रायसेन मध्य प्रदेश में, अशोक ने अपने महामात्यों के संघ भेद को रोकने का आदेश दिया। सारनाथ स्तंभ लेख, ये वाराणसी में, अशोक ने अपने महामात्यों के संघ भेद को रोकने का आदेश यहाँ भी दिया। और कौशाम्बी अभिलेख, ये तो आपकी अशोक की पत्नी कारुबाकी और तीव्र जो इनका पुत्र क्या कहते हैं तीव्र था, ये उसकी जानकारी इसमें मिलती है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। तो कौशाम्बी अभिलेख को हम क्या कहते हैं, रानी अभिलेख कहते हैं। देखिए एक कौशाम्बी अभिलेख आपका ये है, एक आपका ये कौशाम्बी अभिलेख था जो कि प्रयागराज में ये अशोक ले गया, अकबर ले गया था। और एक आपका ये वाला था कौशाम्बी, ये अलग है, ये लघु वाला है, वो आपका क्या था, बृहद आपका स्तंभ लेख था। अब सबसे बड़ा जो आपका क्या है, देखिए सबसे बड़ा जो शिलालेख है वो तो 13वां शिलालेख है। सबसे छोटा स्तंभ लेख रोमनदेही नेपाल का है, और सबसे लंबा आपका बाबरू अभिलेख है जो कि मध्य प्रदेश में है। तो ये हमारे क्या थे, अभिलेख थे। ये सारी की सारी हमने सामाजिक, राजनीतिक और आपकी प्रशासनिक जो भी थी हमने सब देख ली। तो क्लास आपको कैसी लगी है बताइएगा, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।